हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सूर्यकांत वर्मा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर क्लासेस एकेडमी में। तो आज हम आ चुके हैं लेकर कक्षा 12 का फिजिक्स, जो कि हमने पिछले वीडियो में चैप्टर 2 का प्रकाश का अपवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के पहले तथा दूसरे पार्ट को बना रखा है। और पहले पार्ट में हमने प्रकाश का अपवर्तन और प्रकाश के अपवर्तन के नियम को तथा दूसरे पार्ट में पूर्ण आंतरिक परावर्तन की विस्तृत जानकारी दी थी। और आज हम वीडियो में बात करेंगे अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, यानी अपवर्तनांक क्या होते हैं या अपवर्तनांक के कितने भाग होते हैं उसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। यानी अपवर्तनांक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक, दूसरा होता है सापेक्ष अपवर्तनांक। तो आज पहले हम बात करेंगे निरपेक्ष अपवर्तनांक की। निरपेक्ष अपवर्तनांक, इसे इंग्लिश में बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। निरपेक्ष अपवर्तनांक होता क्या है? इसमें दरअसल में प्रकाश की चाल तथा निर्वात या जिस माध्यम में प्रकाश को चलाते हैं उसकी चाल के अनुपात को कहते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। यानी हम इसका परिभाषा क्या लिख सकते हैं? लिखेंगे कि किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक, लिखेंगे किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक, किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल, उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। यानी हम अगर सरल भाषा में इसे समझें तो हम ये कह सकते हैं, जैसे हमें पता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड निर्वात में होती है। यानी कहने का मतलब जहाँ पर न वायु हो न कुछ भी न हो, जैसे अंतरिक्ष में कह सकते हैं। परंतु वायु में, जल में, कांच में, इन सभी अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग है। यानी जितने माध्यम होते हैं, जो ठोस माध्यम होते हैं, उनमें प्रकाश को थोड़ा अवरोध महसूस होता है चलने में, इसलिए अवरोध की वजह से वह थोड़ा स्पीड कम हो जाता है। तो वही कहा गया किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की चाल, जिसे कहते हैं सी से, क्या कहते हैं? स्मॉल सी कहेंगे, निर्वात में प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में, कौन सा माध्यम? जिस माध्यम में प्रकाश चल रहा है उस माध्यम में प्रकाश की चाल, इसे कहते हैं भी से। चाल भी के अनुपात को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या कह सकते हैं? अर्थात माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक, माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक n से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? n बराबर c/v बोलते हैं। क्या बोलते हैं? c क्या है? प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, और v क्या है? माध्यम में प्रकाश की चाल, जिस माध्यम में प्रकाश चल रहा है। चाहे वो माध्यम वायु हो सकता है, कांच हो सकता है, जल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया निरपेक्ष अपवर्तनांक n बराबर c/v। या इसी को क्या कह सकते हैं? या जब n हमें अगर दिया हो, हमें क्या ज्ञात करना हो? वेग ज्ञात करना है। नहीं कह सकते हैं
v बराबर c अपॉन n भी कह सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल तो हमें पता है वो नियत होती है, कांस्टेंट होती है, परंतु अब जिस माध्यम में चल रहा है उसमें प्रकाश की चाल क्या है, कभी वो ज्ञात करना हो गया तो हमें अपवर्तनांक का मान दिया रहेगा, यानी जिस माध्यम में प्रकाश चलेगा उसका अपवर्तनांक का मान दिया रहेगा तो हम प्रकाश की चाल उस माध्यम में ज्ञात कर सकते हैं। या उसके बाद अगर उसकी चाल यानी जिस माध्यम में प्रकाश चला उसकी चाल दिया है तो हम अपवर्तनांक ज्ञात कर सकते हैं। ये दोनों सूत्र हैं, इससे अपवर्तनांक ज्ञात कर लेंगे, इससे माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, अब आगे हम दूसरे नंबर की बात कर लेते हैं, सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है। दूसरा देख लेते हैं, सापेक्ष अपवर्तनांक। सापेक्ष अपवर्तनांक इसे हम बोलते हैं रिलेटिव रिफ्लेक्टिव, क्या बोलते हैं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, यानी यह क्या है, सापेक्ष। यहाँ इंग्लिश शब्द से पता चला कि रिलेटिव है या किसी से संबंधित होगा, यानी इसे कहते हैं किसी एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। किसी एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक क्या लिखेंगे, किसी एक के सापेक्ष दूसरे, किसी एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, किसी एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक क्या कहते हैं, इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं 1n2। क्या लिखते हैं, 1n2 पहले तथा दूसरे, पहले तथा दूसरे, पहले तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश, दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल या कह सकते हैं माध्यम में प्रकाश की चालों के अनुपात के बराबर होता है, माध्यम में प्रकाश की चालों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, ये रहा हमारा सापेक्ष अपवर्तनांक का परिभाषा, यानी कि किसी एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक 1n2 पहले तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चालों के अनुपात के बराबर होता है। यदि अगर हम कह दें कि पहले तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल लिखेंगे, यदि पहले तथा दूसरे, पहले तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल या चालें क्रमशः V1 तथा V2 हों सापेक्ष, तब पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक यानी कहते हैं 1n2। क्या कहेंगे, 1n2 इक्वल टू V1 अपॉन V2, V1 अपॉन V2। ये क्या होता है, V1 अपॉन V2। V1 क्या है, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल है, V2 क्या है, दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। और 1n2 को क्या कहते हैं, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ये रहा सापेक्ष अपवर्तनांक का फार्मूला, और ये था निरपेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, अब ये हमारा अपवर्तनांक हो गया। अपवर्तनांक के दो भाग निरपेक्ष तथा सापेक्ष हो गए। ठीक है, अब इसके बाद हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं
ये हालांकि सिलेबस में नहीं है, परंतु थोड़ा न्यूमेरिकली यानी आंकिक प्रश्नों में ये सहयोग करता है। वास्तविक तथा आभासी गहराई या ऊंचाई को बोलते हैं। जैसे हम अक्सर देखते हैं कि अगर किसी बाल्टी या कहीं तालाब में या स्विमिंग पूल में जल भरा है तो वह जल हमें कम गहरा प्रतीत होता है। यानी इसका कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन। तो इससे रिलेटेड ये वास्तविक तथा आभासी गहराई है, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। अगला टॉपिक हमारा होगा वास्तविक एवं आभासी गहराई। वास्तविक एवं आभासी गहराई। वास्तविक एवं आभासी गहराई, रियल एंड इमेजिनरी डेप्थ। क्या बोलते हैं? रियल एंड इमेजिनरी, क्या बोलते हैं? इसमें डायरेक्ट हम एक फिगर के साथ इसके सूत्र को बनाएंगे, समझेंगे। जैसे अगर हम कह दें और ये, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमारा ये आपतन कोण आई बन रहा है क्योंकि प्रकाश किरणें इधर से जा रही हैं, ये अभिलंब लाइन है। अब प्रकाश किरणें इधर से जा रही हैं और अभिलंब से क्या हो रही है? फिर देखिए दूर हट रही हैं, यानी माध्यम इनको क्या मिल रहा है? विरल मिल रहा है। ऊपर जाने पर विरल, तो अभिलंब से दूर हट रही हैं, ठीक है। नीचे माध्यम थोड़ा सघन था, ऊपर जाने पर विरल, तो अभिलंब से दूर हट रही है, तो हमारा अपवर्तन कोण क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। आर का मान यहाँ पे, ये बिंदु बी है। यहाँ पे बिंदु ए पर प्रकाश किरणें दिख रही है हमें। कोई प्रेक्षक यहाँ से देख रहा है जब, यानी कि अब कोई वस्तु, यहाँ वो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर वो ऑब्जेक्ट एकदम नीचे रखा गया है, तो इसे देखने वाले को यह इतना ऊंचाई पर प्रतीत हो रहा है। कितना ऊंचाई पर? यानी ऊपर से एच, स्मॉल एच गहराई में प्रतीत हो रहा है, जबकि यह वास्तव में कैपिटल एच गहराई में वस्तु है, ठीक है। तो इसी के लिए अब हम लिखते हैं, क्या देखेंगे? बोलते हैं कि यदि एक, बोलेंगे यदि एक वस्तु O, यदि एक वस्तु O अपवर्तनांक स्मॉल n, अपवर्तनांक स्मॉल n के पारदर्शी, क्या लिखेंगे? स्मॉल n के पारदर्शी द्रव में h गहराई तक, h गहराई पर स्थित है, पर स्थित है, तथा वायु से देखने पर, तथा वायु से देखने पर उसकी आभासी गहराई, उसकी आभासी गहराई स्मॉल h प्रतीत होती है, स्मॉल h प्रतीत होती है, तब द्रव का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक, तब द्रव का वायु के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या हो जाएगा? अपवर्तनांक AN और क्या लिखेंगे? L, क्योंकि लिक्विड है, इसी को बोलते हैं N। ANL, A का मतलब एयर है, एयर के सापेक्ष लिक्विड का अपवर्तनांक निकालना, तो ये क्या हो जाएगा? बराबर N बराबर क्या कहेंगे? वास्तविक गहराई, वास्तविक गहराई कैपिटल H अपान में
आभासी गहराई स्मॉल h। यह हो जाएगा फार्मूला। जब अपवर्तनांक पूछेगा तो कहेंगे वास्तविक गहराई कैपिटल H तथा या बटे के आभासी गहराई स्मॉल h। और इसी पे कभी कभी हमें बोल देता है कि कितनी गहराई पे आभासी गहराई h बोल देगा, तो ये राशि यहाँ चला आएगा और ये यहाँ, तो लिखेंगे या कह सकते हैं आभासी गहराई। जब पूछ दिया क्या पूछेगा, आभासी गहराई स्मॉल h बराबर पूछ देगा, तो क्या लिखेंगे वास्तविक गहराई कैपिटल H अपॉन बटे में क्या हो जाएगा n, यानी अपवर्तनांक। क्या कहेंगे इसको, अपवर्तनांक n हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद हमारा अगला टॉपिक होगा प्रकाशिक तंतु। थोड़ा सा हम इसे भी देख लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं प्रकाशिक तंतु के बारे में। और ये हमारा प्रकाशिक तंतु लास्ट टॉपिक है। और इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग देखेंगे। फिर अगला टॉपिक हो जाएगा प्रकाशिक तंतु। प्रकाशिक तंतु इसको बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल फाइबर बोलते हैं। प्रकाशिक तंतु यानी प्रकाशिक तंतु क्या होता है भैया, प्रकाशिक तंतु प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित एक ऐसी युक्ति है जिसमें किसी प्रकाश को या किसी प्रकाश सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी बिना हानि के, बिना ऊर्जा हानि के क्या किया जाता है, स्थानांतरित किया जाता है। तो आइए हम लिख लेते हैं इसे, लिखेंगे प्रकाशिक तंतु। प्रकाशिक तंतु प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित वह युक्ति है जिसमें हम किसी प्रकाश सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान बिना किसी ऊर्जा क्षय के स्थानांतरित करते हैं। क्या करते हैं, स्थानांतरित करते हैं, बिना किसी ऊर्जा ह्रास के, ऊर्जा क्षय के क्या करते हैं, स्थानांतरित करते हैं, या कह सकते हैं प्रेक्षित करते हैं। क्या करते हैं, प्रेक्षित करते हैं। अगर हम इसका फिगर बनाना चाहें तो हम बना सकते हैं। फिगर देख लेते हैं। जैसे अगर हम एक आइडियली फिगर बना दे रहे हैं कुछ समझने के लिए, ये बहुत ही सकरा मार्ग होता है ऐसे करके, ठीक है।
बहुत ही कम गैप वाला ठीक है। और ये पट्टियाँ होती हैं, नीचे भी एक पट्टी हो जाएगी, नीचे भी एक पट्टी हो जाएगी हम लोग की, इस प्रकार से ठीक है। और जो बीच वाला है पट्टी, इससे ही प्रकाश किरण क्या होती हैं, जाती हैं, और इनमें हमेशा ठीक है। अब इन्हीं बीच वाले पट्टी में ही क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है ठीक है। प्रकाश इधर से जा रहा है ऐसे, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे ऐसे जा रहा है, ठीक है। ये हमेशा इधर से क्या बोलते हैं, आपतित प्रकाश है ये इधर से, इधर से क्या है, ये निर्गत प्रकाश है। और ये बीच वाले भाग को क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं क्रोड। क्या बोलते हैं इनको, क्रोड बोलते हैं ठीक है, इन्हें बोलते हैं क्रोड। और जो पट्टियां दिख रही हैं इनको क्या बोलते हैं, अधिपट्टन या आच्छाद बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं अधिपट्टन या आच्छाद बोलते हैं। और इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्लेडिंग। क्या बोलते हैं, क्लेडिंग बोलते हैं। क्या बोल देंगे, क्लेडिंग बोलते हैं ठीक है। ये जो ऊपर और नीचे पट्टियां हमारी हैं, ऊपर और नीचे ये दोनों क्या है, ये भी बहुत सकरा होता है ठीक है, बिल्कुल ऊपर वाले की तरह ये भी होता है बहुत ही। और इनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अधिपट्टन या आच्छाद, यानी इंग्लिश में बोलते हैं क्लेडिंग। और ये बीच वाले पट्टी से प्रकाश आपतित हो रहा है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन की प्रक्रिया होकर के फिर निर्गत हो रहा है। और इस प्रक्रिया में ही कहते हैं कि बहुत कम ही ऊर्जा क्षय होता है प्रकाश का, बहुत ही नगण्य मानते हैं कि एकदम ना के बराबर ठीक है इसे। और ये क्या बोल देंगे इसे, ये सब आवरण लगी होती हैं इस पर, सुरक्षा करने के लिए, इनकी रक्षा करने के लिए, प्रकाश को क्षय होने से बचाने के लिए आवरण लिख देंगे। ऊपर भी नीचे भी आवरण लगे होते हैं ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा हम लिख लेंगे इसमें कि जो प्रकाशिक तंतु होता है उसके बारे में थोड़ी और जानकारी लिख लेते हैं, कि जो लिखेंगे प्रकाशिक तंतु, प्रकाशिक तंतु का जो केंद्रीय भाग होता है, प्रकाशिक तंतु का केंद्रीय भाग उच्च गुणवत्ता के कांच, उच्च गुणवत्ता के कांच अथवा क्वार्टज, उच्च गुणवत्ता के कांच अथवा क्वार्टज जिसका अपवर्तनांक कहते हैं n बराबर लगभग 1.7, कितना है, लगभग 1.7 का बना तथा लगभग 10⁻⁴ मीटर मोटाई का लंबा पाइप होता है, लंबा पाइप होता है ठीक है। यानी प्रकाशिक तंतु का बनावट कैसा होता है, केंद्रीय भाग इसका उच्च गुणवत्ता का कांच अथवा क्वार्टज का भाग होता है जिसका अपवर्तनांक लगभग 1.7
तथा जो इसकी मोटाई होती है लगभग 10⁻⁻⁴ मीटर की होती है। ठीक है, और यह लंबा पाइप जैसा होता है, बिल्कुल दिख रहा है पाइप के जैसा। और इसे ही लंबे पाइप को ही क्या कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, इसी लंबे पाइप को ही क्या कहते हैं, जिसे क्रोड क्या कहते हैं, जिसे क्रोड कहते हैं। ठीक है, जिसे क्रोड कहते हैं। और फिर कहेंगे कि जो इसके दोनों तरफ, इनके जो दोनों तरफ पट्टियां लगी हुई हैं, लिखेंगे इनके जो चारों ओर, लिखेंगे इनके चारों ओर पट्टियां, इनके चारों ओर पट्टियां लगभग n बराबर 1.5 अपवर्तनांक, लगभग 1.5 अपवर्तनांक वाले पदार्थ की पतली परत होती है। ये क्या होती है, इनके चारों ओर पट्टियां लगभग n बराबर 1.5 अपवर्तनांक वाले पदार्थ की पतली परत होती है, जिसे अधिपट्टन या क्या कहते हैं, जिसे अधिपट्टन या आच्छाद, जिसे अधिपट्टन या आच्छाद या इंग्लिश में क्लेडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लेडिंग कहते हैं। इस प्रकार के आगे लिखेंगे, इस प्रकार के बहुत सारे प्रकाशिक तंतुओं का समूह, बहुत सारे प्रकाशिक तंतुओं का समूह प्रकाश नली कहलाता है। प्रकाश नली कहलाता है। ठीक है दोस्तों, ये रहा प्रकाशिक तंतु का परिभाषा भी, फिगर भी, और इनमें किन किन मटेरियल्स यानी पदार्थ से मिलकर बना होता है उसके बारे में भी। ठीक है, अब हम कुछ जो पीछे की चीज़ें पढ़ चुके हैं उनके बारे में एक आध दो एग्जाम्पल न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं, आंकिक प्रश्न, ताकि वो फार्मूला का हमें सही ढंग से प्रयोग पता हो जाए, उपयोग पता हो जाए कि उसका उपयोग कैसे होगा और उस पर किस प्रकार के आंकिक प्रश्न बन के आते हैं। जैसे अगर हम एक क्वेश्चन की बात करें, हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एग्जाम्पल क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन है, वायु के सापेक्ष सघन फ्लिंट कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष सघन फ्लिंट कांच का अपवर्तनांक 1.65 1.65 बोला है, तथा एल्कोहल के लिए अपवर्तनांक n बराबर 1.36 है। तो
एल्कोहल के सापेक्ष फ्लिंट कांच का अपवर्तनांक। तो एल्कोहल के सापेक्ष फ्लिंट कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ऐसा बोल रखा है कि यदि वायु के सापेक्ष सघन फ्लिंट कांच का अपवर्तनांक 1.65 है तथा एल्कोहल के लिए अपवर्तनांक n बराबर 1.36 है तो एल्कोहल के सापेक्ष फ्लिंट कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। यानी एल्कोहल क्या होगा, एक लिक्विड होगा, उसे हम L से दिखाएंगे, और कांच हमारा क्या होगा, ग्लास होगा, उसे हम स्मॉल g से दिखाएंगे। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, मान लीजिए कि हमें दे रखा है ANG यानी कि बोला है कि किसके सापेक्ष, वायु के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक 1.65 दिया है। और हम क्या कहेंगे फिर, एल्कोहल के लिए अपवर्तनांक कितना है, एल्कोहल यानी कि क्या कहेंगे हम लोग, ANL बराबर 1.36 दे रखा है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, एल्कोहल यानी ये हमें दिया है, यहाँ लिख देंगे दिया है, सॉल्व देन अब क्या लिखेंगे, अब करेंगे LNG यानी एल्कोहल के सापेक्ष फ्लिंट कांच का अपवर्तनांक। तो क्या हो जाएगा हमारा ANG बटा के ANL, ANG क्या कहेंगे, ANG बटे के ANL यानी इनका मान क्या हो जाएगा 1.65 अपॉन 1.36। अगर हम इसका डिवाइड करना चाहें तो हमारा लगभग 1.21 आ जाएगा, 1.21 आ जाएगा, जो कि एल्कोहल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक होगा। और यही हमारा क्या हो जाएगा, LNG बराबर हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, यहीं पे थोड़ा सा छोटा सा एग्जाम्पल है, देख लेते हैं एक और। जैसे अगर हम बात करें, एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि किसी बोलते हैं कि किसी तालाब में मछली, किसी तालाब में मछली मुक्त तल से 6 मीटर की गहराई पर है, मुक्त तल से 6 मीटर की गहराई पर है। किसी तालाब में मछली मुक्त तल से 6 मीटर की गहराई पर है। यदि कह रहा है कि कोई व्यक्ति जल में ऊर्ध्वाधर दिशा में देखे, यदि कोई व्यक्ति जल में ऊर्ध्वाधर दिशा में देखे तो उसे मछली कितनी गहराई पर दिखाई देगी, तो उसे मछली कितनी गहराई पर दिखाई देगी। आज जबकि बोला है कि जल का अपवर्तनांक क्या हो, जल का अपवर्तनांक बोला है 4/3 हो। ये चीज हमें दिया है, तो सॉल्व क्या कर सकते हैं, सॉल्व में लिखेंगे हम लोग कि जो मछली का वास्तविक गहराई है, जो मछली की वास्तविक गहराई हुई है, यानी कहते हैं कैपिटल H बराबर 6 मीटर है। कितना है, 6 मीटर बोल रखा है। और जल का
अपवर्तनांक क्या बोला है, n बराबर 4/3 है। कितना दिया है, 4/3। तो हमसे पूछा है कि मछली कितनी गहराई पर दिखाई देगी, यानी आभास होगी। तो लिखेंगे आभासी गहराई स्मॉल h हमसे पूछ रखा है। क्या पूछा है, स्मॉल h हमसे पूछ रखा है। ठीक है, तो लिखेंगे आभासी गहराई, आभासी गहराई स्मॉल h बराबर क्या होता है, सूत्र हमारा वास्तविक गहराई कैपिटल H और बटे के क्या हो जाएगा, अपवर्तनांक। ठीक है, तो h बराबर कैपिटल H बटे n हो जाएगा। तो h दिया, कैपिटल H 6 मीटर दे रखा है और ये 4/3, तो 3 संख्या बटे में होता है तो हमें पता है कि ये नीचे वाला ऊपर चला जाता है, यानी 6 × 3/4, 2 3 जा और 2 2 जा, यानी 9/2 इक्वल टू कर सकते हैं 4.5। हमारा वास्तविक गहराई 6 था, तो अब आभासी गहराई क्या हो जाएगा, 4.5 मीटर आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4.5 मीटर आंसर हो जाएगा। अब इसी के साथ हम वीडियो को क्लोज करेंगे और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें और अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।